Info for patient. शुगर के मरीजों का जख्म देर से क्यों बढ़ता है? शुगर के जो मरीज़ हैं उनका ज़ख्म जल्दी भी बढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल जल्दी बढ़ सकता है अगर आप उनकी खून की सप्लाई बहाल कर दें, उनके जो ज़ख्म हैं उनकी अच्छी केयर कर लें, तो वो ज़ख्म बिल्कुल इस तरह भरेगा जिस तरह नॉर्मल बंदों का भरता है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि ज़ख्म देर से भरे। हम जिन मरीज़ों के ज़ख्म होते हैं, जब हम उनकी खून की सप्लाई बहाल कर देते हैं, जिस भी तरीके से हमने करनी है, कोई दवाइयों से या ऑपरेशन से, जिस तरीके से भी, या स्टेंट के साथ, या जो भी है, तो जब उनका खून आना शुरू हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल तरीके से उनके पाँव भरते हैं। नॉर्मल ब्लड फ्लो जब हो जाता है तो फिर उनके ज़ख्म भी नॉर्मल तरीके से भरते हैं। ये तो मैंने बताया ना कि हमारे जो मतलब यहाँ पे रिवाज है कि बस शुगर ठीक करते रहें और खून की सप्लाई को कोई ध्यान नहीं, तो फिर उनका ज़ख्म कैसे भर सकते? सर, मामूली जख्म या छाला भी खतरनाक साबित हो सकता है? जी जी बिल्कुल। शुगर के मरीज़ जो है ना, उनके लिए ये मैंने बताया कि वो उनके पाँव सुन्न होते हैं, क्योंकि उनकी नसों की जो खून की सप्लाई है वो भी बंद हुई होती है, नसें काम नहीं कर रही होती, ख़ास तौर पर उंगलियों के हिस्से के पास। तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो जूती पहन रहे हैं नहीं पहन रही, जूती उतर रही है नहीं उतर रही, कोई चीज़ पाँव में लग रही है नहीं लग रही। ऐसी सूरत में उनको कोई भी चोट लग सकती है, कोई सुई चुभ सकती है, कोई कांटा चुभ सकता है, उनको नहीं पता लगता। तो ये छोटी से छोटी चोट भी उनके लिए फिर वो एक बड़ा ज़ख्म बन जाती है, क्योंकि खून ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होता है, खून की सप्लाई नहीं चल रही होती, वो छोटा ज़ख्म आहिस्ता 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 बड़ा हो जाता है। और ज़ाहिर है शुगर के अपने भी असरात होते हैं जो कि ज़ख्म की हीलिंग पे इफेक्ट करते हैं। सर, बाज़ मरीज़ों को चोट लगने का एहसास तक भी नहीं होता, ये क्या वजह है? ये वही वजह है ना कि आप देखेंगे जो शुगर के मरीज़ हैं जिनमें नसें, जिन्होंने महसूस करना होता है कि जी मुझे कोई चीज़ लग रही है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हाथ लग रहा है, वो उनकी नसें काम नहीं कर रही होती जी, क्योंकि उनकी नसों को जो उनको खुराक नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको खून नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से फिर वो उनकी नसें काम नहीं करती और फिर वो उनको महसूस होना भी बंद हो जाता है। अच्छा, ये सारा जो हमें वो टच या महसूस ठंडा गर्म की, ये नसों की वजह से, नसों के साथ, जी जी, नसों के साथ एसोसिएट होती है चीज़ें। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। ये नसें जो दिमाग से हमारे इधर आती हैं उसकी HbA1c ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ज़ख्म लेट ठीक होता है? हाँ जी, HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बताता है कि पिछले 3 माह में या 4 माह में आपकी शुगर कैसी रही है। जी सर। तो ज़ाहिर है अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो शुगर से ज़ख्म के भरने पे असरात तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शुगर तेज़ है तो ज़ख्म नहीं भरेगा। अब कई शुगर के मरीज़ हैं जिनका हमें एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ता है, कोई और मसला, तो ऐसी सूरत में हम ऑपरेशन करते हैं, उनके ज़ख्म भी भरते हैं और वो हील भी करते हैं। तो इसमें शुगर की वजह से आप शुगर पे सारा इल्ज़ाम ना लगाएं। जी, तो शुगर की वजह से ज़रूर असर होता है, शुगर की वजह से आपके ज़ख्म जो हैं वो थोड़ा सा लेट बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मसला खून की सप्लाई। जहाँ तक HbA1c का ताल्लुक है, HbA1c जो है ना वो आपकी 6 और 7 के दरमियान होनी चाहिए। 7 से ऊपर जो है ना फिर वो ख़तरनाक वाली सिचुएशन में चली जाती है। ठीक। और शुगर के मरीज़ों में 6 से कम हो जाए वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। 6 से कम भी अच्छी नहीं होती? हाँ जी, वो शुगर के मरीज़ों में। शुगर के मरीज़ों। सर, जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनको अभी नई ही शुगर डायग्नोज हुई होती है, वो भी इस मसले से दुचार हो सकते हैं? नहीं, उनमें बहुत कम चांस है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये शुगर की वजह से खून की नालियों में कैल्शियम जमा होना होता है आगे तक, तो ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये आहिस्ता 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 वो शुगर खून की नालियों को तंग करता है। तो जिन मरीज़ों को शुगर हो चुकी होती है और ज़्यादा मतलब हाई रहती है, उनमें फिर उसी हिसाब से खून की नालियों में कैल्शियम जमा होता है और फिर उस हिसाब से, तो ये नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि आज आपको शुगर हुई कल खून की नालियाँ बंद हो जाएँ। ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसलिए प्री डायबिटिक में शुगर की वजह से जो खून की नालियाँ का तंग होना वो नहीं हो सकता। सर, शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा होता, ये क्या वजह? देखें, शुगर आपको पहले बताया कि हर बंदे का फोकस होता है शुगर कंट्रोल हर चीज़ छूट की, उसका HbA1c भी ठीक हो जाता है, शुगर भी ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन खून की नालियाँ अपनी जगह पे तंग ही होती जो मसला इफेक्ट हो चुका है वो जब तक हम खून की नालियों को किसी तरीके से नहीं खोलेंगे या उनको खून की सप्लाई किसी तरीके से बहाल नहीं करेंगे, तब तक तो वो खून नहीं जा सकता। तो इसलिए वो ज़ख्म तो नहीं भरेगा जब तक खून पाँव तक नहीं पहुँचेगा। खून पाँव को पहुँचाने के क्या तरीके हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन खून को किसी भी तरीके से पाँव तक पहुँचाना हमारा वैस्कुलर सर्जन्स का एम होता है, और ताकि उनका पाँव का ज़ख्म भर सके। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने डॉक्टर साहब से सुना है कि सारा मसला या सारा मुद्दा शुगर पे नहीं डालना, शुगर
एक दफ़ा जब शुगर का अटैक हुआ है और शुगर ने आपकी नसों को कमज़ोर कर दिया या डिफेक्ट डाल दिया नसों का, तो उसके बाद आपकी शुगर कंट्रोल भी हो जाएगी, लेकिन वो मसला उधर का उधर ही रहेगा। और इसका ट्रीटमेंट है और इसका इलाज वो सिर्फ वैस्कुलर सर्जन ही करेगा। जब तक वो नसें खुलेगी नहीं, वो ज़ख़म नहीं ठीक होगा और आपका मसला नहीं ठीक होगा, चाहे फिर आप जितनी मर्ज़ी शुगर को कंट्रोल कर लें। और ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त हमें एक टिप भी बताया, और ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ हैं और जो डायबिटिक फुट के पेशेंट्स हैं। अगर पाँव पर ज़ख़म हो जाए तो क्या फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? जी बिल्कुल, पाँव पे मैं तो कहता हूँ कि ज़ख़म होने से पहले भी करना चाहिए। जब आपका पाँव सुन्न होना शुरू हो गया, अच्छा, जब आपको पाँव में चुभन महसूस होना शुरू हो गया, जब आपका पाँव सुन्न हो रहा है, जब आपको पाँव में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो आपको चाहिए फ़ौरी तौर पे एक वैस्कुलर सर्जन को ज़रूर दिखाएं, ताकि आप असेसमेंट हो सके, देख सके कि खून की नाली की कंडीशन कैसी है, क्या ख़राबी की तरफ तो नहीं जा रही। ज़ख़म के बाद तो फिर वो जो है ना, वो एक नया सिलसिला कार शुरू हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन। हाँ, वो उससे पहले अगर आ जाएं तो उससे पहले हो सकता है कि हम दवाइयों से कोई मसला हल कर लें, लेकिन जब ज़ख़म बन जाता है फिर दवाइयों से चीज़ें हल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, एक तो शुगर की वजह से ये पाँव में वो वेने पे गड़बड़ हो जाती है, एक और है कि खुदा न खास्ता किसी को चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकते हैं। नहीं, अगर कोई शुगर के ऐसे मरीज़ नहीं हैं जिनमें कोई पुरानी शुगर नहीं चल रही, उनकी खून की नालियाँ ठीक हैं, तो उनमें तो ज़ख़म भर जाते हैं आमतौर पे। हाँ, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, या कोई तंबाकू या किसी और तरह का नशा यूज़ करता है, तो उनमें भी ये खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनमें भी फिर ज़ख़म लगे या कोई चोट लगे पाँव में, तो फिर उसके लिए भरना ज़रा मुश्किल हो जाता है। शुगर के मरीज़ का ज़ख़म बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो जाता है? नहीं, जो ज़ख़म जब मैंने कहा बन गया ना, तो फिर उसको कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। उसके लिए देखना पड़ता है कि खून की नालियाँ कितनी तंग हैं, किस तरह की तंग हैं, क्या हमें उसके लिए कोई ऑपरेशन करना है। बाज़ औक़ात हम उसका जो है वो एंजियोप्लास्टी से या स्टेंट के ज़रिए, ये भी हम लोग वैस्कुलर सर्जन करते हैं। बेसिकली हमारी डोमेन में आता है कि ये हम करें, डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये बेसिकली उनकी डोमेन ही हमारी डोमेन में आता है। तो जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो दिल में स्टेंट डालते हैं, इसी तरह हम लोग वैस्कुलर सर्जन जो हैं वो टांग की नालियों में स्टेंट या एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये हम फिर देखते हैं कि हमने कौन सा प्रोसीजर करना है। ज़ख़म बनने से पहले जो है ना, वो पॉसिबिलिटी होती है कि हम दवाइयों से मसले को बेहतर कर लें, लेकिन जब ज़ख़म एक दफ़ा बन जाए फिर दवाइयों का असर इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, अगर खून की नालियाँ बिल्कुल तंग हैं, हम कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते, तो फिर हम सिर्फ मरीज़ को दवाई पर रखते हैं। ऐसे ज़ख़म को ठीक होने में तकरीबन कितना अर्सा लगता है? हमारा फोकस ज़ख़म ठीक करने पे नहीं होता, हमारा फोकस खून की सप्लाई बहाल करने में होता है। एक दफ़ा जब हम खून की सप्लाई बहाल करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कितनी बहाल हुई है। हर मरीज़ में एक जैसी नहीं होती है, हर मरीज़ की खून की नालियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, किसी की अच्छी होती हैं, किसी की बुरी होती हैं, किसी को हम प्रोसीजर कर लेते हैं फिर भी इतना अच्छा खून सप्लाई नहीं जा सकता। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी कितनी खून की नालियाँ खुली हैं, कितना अच्छा खून उसका चला है, और अगर अच्छा खून चल जाए, अच्छी नालियाँ खुल जाएँ, तो आम तौर पर हफ्ते 10 दिन में ज़ख़म ठीक हो जाता है। ज़ख़म के साथ चलना फिरना महफूज होता है? ज़ख़म के साथ चलने फिरने में तो कोई ममानियत ख़ास नहीं है। हाँ, अगर ज़ख़म ऐसी जगह पे है जैसे एड़ी पे है या कोई इस तरह का, जो जब आप ज़्यादा चलेंगे तो उससे उसकी हीलिंग इफेक्ट होगी, तो उसमें फिर थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ती है। लेकिन चलना फिरना तो इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि ज़ख़म है तो नहीं चलना, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। और घर पे ही ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये राइट है? बिल्कुल ठीक है, ये आप कर सकते हैं सर। अगर आप लेट सपोज आप हमारे पास आते हैं, हम उसकी खून की सप्लाई बहाल कर देते हैं, जिस तरीके से भी करें, तो फिर उसके बाद जो अगर ज़ख़म गंदा है तो थोड़ी सफाई हम उसी टाइम पे कर देते हैं, और उसके बाद हम घर भेज देते हैं। फिर मरीज़ घर में ही पट्टियाँ करते हैं, और जितना अच्छा वो ख़ुद पट्टियाँ करे उतना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि कोई बाहर से बंदा आके पट्टियाँ करे। वो आमतौर पर गलत ही करते हैं, तो इसलिए वो हम तरीका बता देते हैं। या कुछ स्पेशल तरह की पट्टियाँ होती हैं, जैसे वैग ड्रेसिंग होती है या कोई और इस तरह की, तो वो फिर हम उनको तरीका बता देते हैं, उन लोगों से मिलवा देते हैं जो पट्टियाँ स्पेशल करते हैं, तो फिर वो पट्टियाँ तो घर में हो सकती हैं आराम से। अच्छा सर, ये जो खून की सप्लाई है, ये सिर्फ सर्जरी से ही बहाल करना मुमकिन है या मेडिसिन से भी पॉसिबल है? देखें, ये डिपेंड करता है कि खून की नालियाँ कितनी ज़्यादा तंग हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा तंगी है तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। प्रोसीजर में मैंने बताया ऑपरेशन भी उसका हल, उसकी ऑप्शन एक हो सकती है। प्रोसीजर में
एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग भी हो सकती है। और अगर तो बहुत ज़्यादा तंग नहीं है तो फिर दवाइयों से भी इसका हल हो सकता है। सर ज़ख़म की पट्टी कितनी बार तब्दील करनी चाहिए? पट्टियों के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो सिंपल पट्टी है जो हम करते हैं, वो तो डेली ही होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल पट्टियाँ होती हैं जिसमें वैक ड्रेसिंग आती है, और इसके अलावा जो है ना वो आजकल न्यू मॉइस्ट किस्म की ड्रेसिंग्स आती हैं, तो वो फिर 2 दिन को 3 दिन 4 दिन वो इस तरह से भी होती हैं। लेकिन आम तौर पर जो हम रूटीन में पट्टियाँ करते हैं जो नॉर्मल स्लाइन से या इस तरह सिंपल जो ड्रिप वाले पानी से, तो वो तो डेली चेंज होती हैं। सर ज़ख़म को रोज़ाना धोना चाहिए? जी बिल्कुल, जो आपका ज़ख़म है जितना उसको ज़्यादा धोएंगे उतना ही उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए सिर्फ ज़ख़म को ही नहीं, पूरी आप बॉडी को भी वॉश करें, नहाएं, और उसके बाद आप अपने ज़ख़म को भी वॉश करें, नॉर्मल स्लाइन से वॉश करें। जितना अच्छा वॉश करेंगे उतना ही उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम सर होंगे। लेकिन ये भी एक मिथ है कि ज़ख़म हो तो नहाना नहीं चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, वो गल जाएगा। हाँ, ये भी मैं बताया ना, ये मिथ है। अब अगर आप नहीं नहाएंगे तो वो उल्टा गंद और जरासीम जो है ना वो आपकी बॉडी पे इकट्ठे होते हैं, वो मज़ीद ज़ख़म को ख़राब करते हैं। तो ये भी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। सर ज़ख़म में इन्फेक्शन की क्या अलामत होती है? देखिए, इन्फेक्शन में तो सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उसमें पीप पड़ जाती है। इसके अलावा अगर पीप पड़ने से पहले की आप बात करें तो उसमें सुर्खी है, उसमें दर्द है, जिस्म में बुखार का होना, जिस्म में दर्दों का होना। तो वो जो इन्फेक्शन वाले मामला होते हैं ना, वो तो खुद मुंह से बोलते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गई है। पाँव उसका सुर्ख हो जाएगा, पाँव से स्मेल आएगी, गंदा ज़ख़म होगा, वो सारी इन्फेक्शन की अलामत। सर क्या एंटीबायोटिक से ही इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है? हाँ, इसका तरीका ये होता है कि देखना ये होता है कि इन्फेक्शन कितनी है। सबसे पहले तो हम इसका कल्चर का टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि इन्फेक्शन कौन सी है और उस पर एंटीबायोटिक कौन सी आएगी। ऐसे ब्लाइंडली बस अंदाजे से एंटीबायोटिक देना ये कहीं का तरीका नहीं, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। सबसे पहला तो इसके लिए कल्चर का टेस्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको पास आ रही है। और फिर ये देखना होता है कि इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा है। अगर तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है फिर उसे हमें बाज़ औक़ात कट भी लगाना पड़ता है, उसमें से इन्फेक्शन को साफ़ करना पड़ता है, पस निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो फिर हम ऑपरेशन के बगैर या कट के बगैर भी उसको दवाइयों से, एंटीबायोटिक से बेहतर कर सकते सर टांगों में खून की रवानी कम होने की क्या अलामत होती है? हैं। सबसे पहली अलामत इसकी दर्द होती है। अगर आपकी टांग में या किसी भी जगह जिस्म के हिस्से में खून कम जा रहा है तो उसमें सबसे पहली अलामत तो दर्द होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुगर के मरीज़ चूँकि उनके सुन पाँव होते हैं, उनकी नसें ख़राब होती हैं, उनमें ये दर्द वाली अलामत तो बहुत कम देखने को मिलती है, आम तौर पर नहीं होती। तो ऐसी सूरत में उनको जो अलामत होती है वो ये होता है कि उनका पाँव ठंडा हो जाता है और उनका पाँव हल्का दूसरे पाँव की निस्बत थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू कर देता है, और दर्द भी हो सकती है अगर उनकी नसें थोड़ी बहुत काम कर रही हैं। खून की कमी की वजह से ज़ख़म क्यों नहीं भरता? देखिए, खून जो है ना आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपका खून है उस आपकी ऑक्सीजन खून के साथ जानी है, आपकी जो खुराक आप खाते हैं, जो एनर्जी है वो खून के साथ जानी है। तो जब आपका खून किसी जगह पे नहीं पहुंचेगा तो आपको ना ऑक्सीजन वहाँ पहुंच सकती है, ना खुराक वहाँ पहुंच सकती है, ना एनर्जी वहाँ पहुंच सकती है। तो ज़ाहिर है फिर जो आपका उंगलियाँ या जो भी हिस्सा है उसको जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। ख़ासतौर पर ऑक्सीजन के बगैर तो कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए फिर खून के बगैर ये चीज़ें डेड होना शुरू हो जाती हैं और गैंग्रीन बन जाती हैं। पाँव का हमेशा ठंडा रहना किस चीज़ की अलामत है? ठंडा रहना तो मतलब मैंने बताया है कि खून की सप्लाई की वजह से आमतौर पर होता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका पाँव ठंडा है और दोनों पाँव में, अगर तो दोनों पाँव ठंडे हैं फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर एक पाँव ठंडा है एक पाँव गर्म है तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पर वैक्सीनेशन खाना चाहिए। या तो दोनों पाँव ठंडे में दोनों पाँव गर्म हो, फिर थोड़ी बहुत समझ में आती है बात। लेकिन अगर एक पाँव ठंडा है और एक पाँव गर्म है तो जो ठंडा पाँव है वो यकीनन ख़तरे में है। इसलिए वैस्कुलर सर्जन के पास फ़ौरन आपको आना चाहिए असेसमेंट के लिए कि इसमें जो खून की नाली का मसला तो नहीं है। आम तौर पर ये पहली अलामत भी हो सकती है। क्या बंद शरीनें भी शुगर की वजह बन सकती हैं? नहीं, शुगर की वजह से शरीनें बंद होती हैं। अच्छा, बंद शरीनों की वजह से शुगर नहीं होती, ये उल्टा है। ठीक, अगर आपकी शुगर है ना तो जितनी ज़्यादा शुगर होगी वो उतनी ही शरीनों पे इफ़ेक्ट करेंगी और उतनी ही शरीनों को वो बंद करेंगी, क्योंकि शरीनों की दीवारों में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, कैल्सीफाइड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से तंग होना शुरू हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। कई जगहों पे तो बंद ही हो जाती हैं। तो सर इनको ठीक रखने का क्या तरीकाकार है? इसके लिए ज़रूरी है जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपनी शुगर रेगुलर बेसिस पे आप शुगर कंट्रोल रखें। जिस तरह मैंने बताया HbA1c 6 और 7 के दरमियान आपका होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। अगर कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं या कोई इस तरह का नशा तंबाकू वाला यूज़ करते हैं तो उसको बंद करें।
वेप्स वगैरह जो चल रही हैं आजकल। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो एक्सरसाइज है। जितनी अच्छी आप वर्जिश करेंगे, वॉक करेंगे, कम से कम दिन में 1 घंटा आपको वॉक करना है। टांगों की खून की रवानी को जानने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? सबसे पहले तो उसका मुआयना किया जाता है। ठीक। उसको हाथ से चेक किया जाता है कि खून चल रहा है कि नहीं चल रहा। अक्सर लोग आपने देखा होगा डॉपलर करवाएं और इस तरह की चीज़ें, हम आम तौर पर सबसे पहले हाथ से चेक करते हैं। इसलिए अक्सर दफ़ा हम डॉपलर नहीं करवाते, हम पहले ख़ुद चेक कर लेते हैं खून चल रहा है कि नहीं, और उससे 80-90% में अंदाज़ा हो जाता है कि वो खून नहीं चल रहा या चल रहा है। और फिर भी अगर हमें कुछ शक हो या हमने कोई अंदाज़ा करना हो तो फिर उसके लिए हम CT स्कैन करवाते हैं। सर, शुगर के मरीज़ों का पाँव पे ज़ख्म का कोई जदीद इलाज भी है? जी, अब जो आजकल जो चल रहा है लेटेस्ट, वो तो ये है कि हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या स्टेंट अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं। और ये सारा काम एक सुई के साथ होता है और सुन करके होता है। इसके लिए कोई बेहोशी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीरा शीरा इसके लिए नहीं होता। बस एक सुई के साथ, जिस तरह वो दिल की एंजियोप्लास्टी करते हैं एक सुई के साथ, उसी तरीके से हम टांगों की भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो जगह कौन सी है, और बाज़ औक़ात हमें छोटा सा कट भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन आम तौर पर ये सुई के साथ हो जाता है। और सर, ये ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होता? नहीं, बस जिस जगह से हमने सुई डालनी होती है या शीट डालनी होती है उसको हम सुन कर लेते हैं। फिर जब हम उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, खून की नाली खोलते हैं, उस वक्त मरीज़ को थोड़ी बहुत पेन फील होती है, तो उसके चूँकि हम वो पेन किलर इस तरह की चीज़ें यूज़ करके तो पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। और ये सर ख़तरनाक तो नहीं होता? देखिए, ख़तरा तो हर चीज़ में होता है, लेकिन आमतौर पर ये सेफ़ होता है। अच्छा, और सर ये बेहोश करके किया जाता है? नहीं, जो एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग वगैरह वाला प्रोसीजर है, ये आमतौर पर बेहोश नहीं करते। इसको होश में, पेशेंट होश में होता है और इस होश के साथ हम करते हैं। ये ओपीडी ही प्रोसीजर है? नहीं, ये ओपन नहीं है, इसको एंडोवैस्कुलर कहते हैं, यानी कि ये सुई के साथ है और सारा उसके अंदर से खून की नाली को खोलता है। ये ओपीडी का ही प्रोसीजर है या ओटी में ही करना पड़ता है? नहीं, ये तो हमें ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है। अच्छा। कैथ लैब में कह लें, कैथ लैब में कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं। ये इस तरह का नहीं है कि हम किसी कमरे में या OPD में कर सकते हैं। सर, किन मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? ये देखना पड़ता है कि ऐसे मरीज़ जिनकी हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं, जिनमें हम स्टेंट नहीं डाल सकते, उनमें फिर हम ये देखते हैं कि हम इनमें सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी में आमतौर पर जो हम करते हैं वो यूजुअली बाईपास का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम खून की रवानगी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में करते हैं। जैसे दिल के बाईपास होते हैं, ऐसे टांगों के बाईपास भी होते हैं। अच्छा सर, ये ज़्यादातर इफेक्ट लेफ्ट टांग पे होती है या राइट पे? ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, शुगर के मरीज़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा। शुगर के मरीज़ों में कोई भी टांग इसमें आ सकती है, आमतौर पर दोनों टांगें होती हैं। अच्छा सर, एंजियोप्लास्टी कब की जाती है? जब खून की नालियाँ तंग हो गई हैं और खून की इतनी तंग हो गई हैं कि अब उसमें से खून प्रॉपर नहीं जा रहा, नब्ज़ चलना बंद हो गई है, तो फिर हम ये देखते हैं कि हम क्या उसमें से एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले वक्तों में ज़रा मुश्किल था, हर पेशेंट की एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी। अब तो जदीद चीज़ें आ गई हैं, अब तंग से तंग खून की नालियों में भी हम आमतौर पर एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। सर, इसके इलाज के बाद मरीज़ को कितनी देर हॉस्पिटल का स्टे करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि हमने उसका इलाज किया क्या है। अगर तो हमने उसको कोई स्टेंट डाला है या एंजियोप्लास्टी किया है तो आमतौर पर 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। अगर हमने उसका कोई ऑपरेशन किया है, कोई बाईपास किया है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसका ज़ख्म कैसे हैं, क्योंकि बाईपास बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उसमें फिर 2 दिन या 3 दिन भी रखना पड़ सकता है। अच्छा सर, इसके इलाज के बाद पेशेंट कितनी देर तक मेडिसिन पे रहता है? देखिए, मेडिसिन जो शुगर के मरीज़ है ना, उनमें तो सारी उम्र चलती है। नहीं, शुगर की मेडिसिन तो चल रही है ना। हाँ, लेकिन ये जो वेन्स की ये भी साथ ही, क्योंकि जो हम प्रोसीजर करते हैं उसमें जो ज़्यादा ख़तरा होता है वो दिल का ख़तरा होता है, क्योंकि दिल में भी खून की नालियाँ होती हैं। तो ऐसे मरीज़ों में ये जो हमारी दवाइयाँ होती हैं ये बेसिकली खून की नालियों की होती हैं। तो खून की नालियाँ टांगों में भी हैं, दिल में भी हैं, हर जगह। तो इसलिए हमारी दवाइयाँ मिलती जुलती हैं। तो इसलिए जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें ये दवाइयाँ समझ लें सारी उम्र चलने वाली चीज़। सर, क्या लेज़र से भी शुगर के ज़ख्म का इलाज किया जाता है? हाँ, नहीं, लेज़र तो एक जो है ना वो सही वर्ड मैं नहीं समझता। बेसिकली कुछ लोग एंजियोप्लास्टी को भी लेज़र का नाम दे देते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है वो एक वायर के साथ होता है सारा कुछ, तो अदरवाइज़ और तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेज़र तो नहीं कह सकते, एंजियोप्लास्टी, हाँ एंजियोप्लास्टी होती है। ये वैसे एक टर्म बन गई है। हाँ जी, ऐसा ही है, रॉन्ग टर्म। अच्छा सर, पाँव पे ज़ख्म हो जाए तो किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए? देखिए, शुगर के मरीज़ों को तो फौरी तौर पे वैस्कुलर सर्जन के पास आना चाहिए। जनरल सर्जन के पास लोग आमतौर पर जाते हैं, पहले जाते थे जब ये एक स्पेशलिटी पाकिस्तान में थी, तो अभी भी वही ट्रेंड है, लोग उनके पास जाते हैं और वो फिर मिस ट्रीट होते हैं।
जिसकी वजह से उनके साथ मिसहैप्स होते हैं। सर किन हालात में पाँव या उंगली को काटना ज़रूरी हो जाता है? एज ए वेस्कुलर सर्जन ना हम लोग पाँव नहीं काटते, हम लोग उंगली भी नहीं काटते। हमारी कोशिश ये होती है कि पाँव का कोई भी हिस्सा ना काटा जाए, और हम लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं, सबसे ये मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जब भी हमारे पास आएँ कोशिश करें कि पाँव का नाखून भी ना कटवा के आएँ, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है कि हम खून की सप्लाई बहाल करें। जब खून की सप्लाई बहाल हो जाती है तो आम तौर पर देखा गया है कि मरीज़ों के पाँव और इवन उंगलियां हर चीज़ बच जाती है। अभी रिसेंटली मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ मैं जनरल अस्पताल में करता हूँ, वहाँ पे हमने एक मरीज़ा की पाँव तकरीबन काला हुआ था। देखने वाले डॉक्टर जो थे वो ये समझ रहे थे कि शायद पाँव काटना पड़े, लेकिन उसके हमने ऑपरेशन किया, सर्जरी की, क्लॉट्स वगैरह निकाले और वो पाँव बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए पाँव काटना तो बिल्कुल इसका हल नहीं है। जो लोग पाँव काटते हैं गलत करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा जुल्म करते हैं। शुगर के मरीज़ों में पाँव काटना बिल्कुल हल नहीं है। बुनियादी तौर पर इसका इलाज खून की नालियों का होता है, वो करना चाहिए। हाँ, अगर उस पाँव में इन्फेक्शन हो गई है, पस पड़ गई है, पाँव बहुत गंदा है, उसकी वजह से जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर है जान बचाने के लिए तो पाँव काटना ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पर शुगर के मरीज़ों में पाँव काटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। सर क्या हर मरीज़ को पाँव काटने की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। शुगर के मरीज़ में पाँव बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। अगर आपकी उंगली काली हो गई है, अगर गैंग्रीन हो गई है, कुछ भी हो गया, ऐसी किसी सूरत में पाँव काटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खून की सप्लाई बहाल की जाए। हमारे यहाँ पे उल्टा हिसाब है, पेशेंट वेस्कुलर सर्जन के पास नहीं जाता, जनरल सर्जन के पास जाता है। वो खून की सप्लाई को बाद में देखता है, पहले वो उंगली काटता है। ठीक है, वो फिर उंगली कटती है, पाँव का ज़ख़म बनता है, फिर और ज़ख़म बड़ा होता है, फिर वो उंगली से पाँव पे बात जाती है, पाँव से टांग पे बात जाती है, लेकिन वो खून की सप्लाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारा फोकस ये होता है कि हमने खून की सप्लाई बहाल करनी है। अगर उंगली काली है कोई बात नहीं, पड़ी रहे। जब खून एक दफ़ा चल जाता है फिर हम देखते हैं कि कितना हिस्सा डैमेज हो गया, कितना नहीं, और वो आम तौर पर खुद ही झड़ जाता है। हमें कुछ ऑपरेशन करने की या कोई चीज़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उंगली काटना, पाँव काटना शुगर के मरीज़ों में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी मरीज़ में इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इतनी इन्फेक्शन है कि उसको बुखार हो रहा है 103, 104, और उसकी जान को ख़तरा पड़ गया है, उसके जो टेस्ट हैं बहुत ख़राब हो गए हैं, उसको सांस नहीं आ रहा, ऐसी सूरत में फिर फौरी तौर पे ज़रूरी है कि उसको पाँव रिमूव किया जाए, जो इन्फेक्शन वाला हिस्सा है उसको रिमूव किया जाए, जितना भी है, जान बचाई जाए, और फिर बाद में खून की सप्लाई बहाल की जाए। लेकिन अगर उसको इस तरह का चीज़ नहीं है, सिंपल इन्फेक्शन भी है, फिर भी पहला काम खून की सप्लाई बहाल करना है, बाकी चीज़ें बाद में। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि पाँव, आपने भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा, देखा भी होगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक इग्नोरेंस की वजह से, लाइल्मी की वजह से सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से वो अपने एक उंगली से या अपने पाँव से या अपने टांग से मरहूम हो जाते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप सही डॉक्टर से रजू करें, सही डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपका कोई भी जिस्म का अज़ू खुदा न खास्ता काटा ना जाए, बल्कि उसका एक प्रॉपर इलाज किया जाए, ताकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। सर क्या उंगली काट कर पूरा पाँव बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल। पाँव तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम जब उनकी खून की सप्लाई बहाल कर देते हैं, खून चल पड़ता है, तो हम सिर्फ उंगली काटते हैं बस, जितनी काली हो गई हैं जो हिस्सा, लेकिन पहले खून की सप्लाई बहाल करते हैं, और अगर वो खून चल पड़ता है तो फिर हम उसको ये काटने वाला अमल करते हैं, और उसमें पाँव बच जाता है, बिल्कुल बचता है। जी सर, ये तो भी आपने बताया भी है कि जो काला हिस्सा है वो तो डेड हो गया है, हाँ जी। वो तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन बाकी जो हिस्सा है वो तो आप उसकी सप्लाई बहाल करते हैं और वो बिल्कुल बच जाता है, वो बिल्कुल बच सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सर गैंग्रीन क्या है और ये क्यों होती है? जब जिस्म के किसी भी हिस्से को खून नहीं पहुंचता तो वो डेड होना शुरू हो जाता है, और वो डेड होते होते पहले उसकी रंगत चेंज होती है, पहले वो स्याही माइल होता है, फिर वो स्याह हो जाता है। उस जब वो बिल्कुल स्याह हो जाता है, जब डेड हो जाता है, मुकम्मल तौर पर डेड हो जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं गैंग्रीन हो गई। तो ये दो तरह की होती है। अगर तो सिर्फ खाली गैंग्रीन है तो उसको हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं, और अगर उसमें इन्फेक्शन भी आ गई है, पस आ गई है या कोई इस तरह का मामला, तो उसको हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। सर पाँव या उंगली कटने के बाद मरीज़ दोबारा चल सकता है? बिल्कुल, और उसमें बड़ी केयर चाहिए होती है।
उसकी वजह ये है कि हमारा अभी जो पाँव है, वो जो नॉर्मल पाँव है, उस पर अल्लाह ताला ने कुछ वेट बेयरिंग एरियाज बनाए हुए हैं, यानी कि आपका वज़न किन किन हिस्सों पर डलना है। वो पाँचों पंजे के ऊपर वो पूरा होता है, 5 उंगलियाँ हो, एक अंगूठा हो, हील हो। लेकिन जब इनमें से कोई एक उंगली भी कट जाती है तो फिर उसका अफेक्ट, उसका जो वज़न है वो दूसरी उंगलियों में पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरी उंगलियां भी ज़ख़म के ख़तरे में आ जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनमें उंगली कट चुकी होती है, बेशक उनका ज़ख़म भर जाए, किसी भी तरह से भरता है, तो उनकी बाकी उंगलियों पर ज़ख़म बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को स्पेशल जूता हम बनवाते हैं, जिसको कहते हैं ऑफ लोडिंग शूज़ कहते हैं। तो वो आपको इसलिए ताकि वो आपका पाँव का जो वज़न है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो और आपका पाँव मज़ीद ख़राबी से बच सके। ऐसे मरीज़ों को ज़रूर जो है ना वो रब्ता करना चाहिए, ये देखने के लिए कि उनकी बाकी उंगलियां तो नहीं ख़राब हो रही। सर क्या गैंग्रीन पूरे पाँव या टांग में फैल सकता है? जी, ये गैंग्रीन तो बुनियादी तौर पर खून की सप्लाई कम है ना। ये गैंग्रीन का मतलब ये है कि वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा। ये भी एक अलामत है कि आपकी गैंग्रीन हो गई है, मतलब उस जगह पे खून नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो अब अगर वो सिलसिला चलता रहेगा, मिसाल के तौर पर खून की नाली घुटने के ऊपर से बंद है, तो वो अब गैंग्रीन तो शुरू होगी पाँव की उंगली से, और अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो वो गैंग्रीन बढ़ते 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 जहाँ तक खून की नाली बंद है वहाँ तक सारी टांग काली हो जाएगी। तो ये जो डिपेंड करता है खून की नाली किस जगह पे बंद है। जिस जगह से नाली बंद होगी उससे आगे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता काला हो जाएगा, जिससे कहते हैं गैंग्रीन हो गया। तो सर ये पता कैसे चलता है कि किस जगह से ब्लॉकेज है? ये तो मुआयने से पता लग जाता है, एग्जामिनेशन हम करते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये कहाँ तक नब्ज़ चल रही है, कहाँ तक खून की नाली चल रही है, कहाँ तक खून की नाली बंद है। और मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम CT स्कैन करवा लेते हैं। जिनका CT स्कैन नहीं हो सकता उनको स्पेशल तरीके से फिर हम दाखिल करके CT स्कैन करा लेते हैं, या फिर मजबूरी हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो ये तो पता लग जाता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इसका इलाज? जी, ये बिल्कुल काबिल इलाज है। जितना जल्दी मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं उतना ही इनका अच्छा इलाज हो जाता है। जितना मरीज़ लेट आते हैं, जितनी खून की नालियाँ तंग होती हैं, उतना ही उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जितना मरीज़ हमारे पास उंगली या पाँव कटवा के आते हैं, ज़ख़म ख़राब करके आते हैं, उतना ही उनको बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जितना मरीज़ जल्दी हमारे पास आएगा उतना ही उसके पाँव के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर क्या बर वक्त इलाज करवाने से पाँव या उंगली को कटने से बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल, शुगर के मरीज़ों में मैं तो ये समझता हूँ कि उंगली या पाँव काटना बहुत गैर ज़रूरी है। मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत जो है ना वो गैर ज़रूरी है कि आप शुगर के मरीज़ों के ज़ख़म आप देखते हैं पाँव या उंगली काली होगी तो आप सबसे पहला काम पाँव या उंगली काट दें, और बग़ैर ये देखें कि उनके खून की सप्लाई कैसी है। ये बिल्कुल पाँव भी बचाए जा सकते हैं, उंगलियाँ भी बचाई जा सकती हैं। जितना जल्दी मरीज़ हमारे पास आएगा, इवन अगर आप कुछ करवा भी आएँ, कोई उंगली काली भी हो जाए, फिर भी जितना हिस्सा काला होता है सिर्फ उतना ही आपका ज़ाया होता है, बाकी तो पाँव बच जाता है आपका। इसलिए इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये नाकाबिल इलाज नहीं है, और बिल्कुल इसमें पाँव बचाया जा सकता है। सर क्या गर्म पानी में पाँव भिगोना महफूज है? बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म जिसे कहते हैं वो आप कर लें तो उससे ज़रा ये होता है कि आपकी पाँव की सफाई अच्छी हो जाती है। और इससे वेनम ब्लड की सर्कुलेशन पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है आपकी वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से। ये गर्म पानी में पाँव डालने से और इस तरीके से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सरसों का तेल, जैतून या नारियल का तेल का कोई फ़ायदा होता है? देखिए, ये जो आपकी खून की नालियाँ जो वेन्स होती हैं ना, जो आपने पहले बताया था कि स्वेलिंग के साथ जिनका ताल्लुक है, या वेरिकोज वेन के साथ जिनका ताल्लुक है, उनमें को थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इन खून की नालियों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वर्जिश के साथ, वॉक के साथ। बाकी अगर कोई मालिश करना चाहता है तो कर ले, कोई मज़ाक़ा नहीं। क्या सर शहद या हल्दी से भी ये शुगर का ज़ख़म ठीक हो सकता है? कोई शहद की पट्टी करता है, कोई पपीते की पट्टी करता है, कोई पता नहीं अजीब गरीब तरह के जो है ना वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये जब तक आपने खून की सप्लाई बाहर नहीं करनी, ज़ख़म ने नहीं ठीक होना। कोई इलाज? हाँ, तो मैं तो नहीं, हमने तो कभी किसी मरीज़ की शहद की या किसी चीज़ की ऐसी पट्टी कराई ना, किसी लिटरेचर में है। ये बस ये देखी दिखाई बात है, उसको लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा मैंने कभी देखा नहीं है शनी का या ज़ख़म को किसी इस तरह के केमिकल से धोने से कोई फ़ायदा हासिल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। पायोडीन, इस तरह की अजीब तरह की चीज़ें ये बिल्कुल ज़ख़म पर नहीं लगनी चाहिए। जो ज़ख़म नंगा होता है, जिसमें आप कह लें कि वो अभी जो ज़ख़म बंद नहीं होता, तो उसमें ये चीज़ें हीलिंग को ख़राब करती हैं।
तो ये भी एक बड़ी मिथ है पाकिस्तान में कि वो जो पट्टियाँ जिनसे करवाते हैं वो पायोडीन भर भर के पट्टियाँ करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस किस्म के ज़ख़म के लिए कौन सी मरहम या किस तरह की दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि ज़ख़म किस तरह का है। कुछ ज़ख़म होते हैं जिनके ऊपर हम सिंपल नॉर्मल सलाइन से वॉश करवा के पट्टी करते हैं, कुछ ज़ख़म होते हैं जिन पे हम वैक ड्रेसिंग लगवाते हैं, कुछ ज़ख़म होते हैं जिन पे हम कोई स्पेशल तरह की आजकल वो वेट मॉइस्ट ड्रेसिंग आई हुई है वो करते हैं। कुछ जैसे ज़ख़म होते हैं जिन पे हम कोई ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे ऑक्सोफेरिन ड्रॉप्स हैं या यूज सोल्यूशंस हैं। तो ये ज़ख़म की कंडीशन के मुताबिक हम फैसला करते हैं कि हमने कौन सी ड्रेसिंग करनी है।